ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिन्हें कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है एंड क्विक रिवीजन करनी है। ये सारे के सारे 10 टॉपिक मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स है जिन पे एग्जाम में 100% क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसीलिए इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना। तो चलो फिर वीडियो शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ, जो तुम्हें 2 से 4 मार्क्स के लिए पक्का आएगा। मोस्ट ऑफ द केसेस में इस पे 3 टाइप्स के क्वेश्चंस बन सकते हैं, जैसे प्राइम फैक्टर फॉर्म को निकालना, एलसीएम एंड एचसीएफ को फाइंड करना, या फिर किसी एलसीएम एचसीएफ से किसी अननोन को फाइंड करना। अब ध्यान दो, देखो हम नंबर्स को 2 टाइप से कैटेगराइज कर सकते हैं, इंटीजर्स एंड डेसिमल्स। इस टॉपिक के लिए हम सिर्फ इंटीजर्स पे फोकस करेंगे। नाउ किसी भी इंटीजर को तुम बाकी इंटीजर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हो, इसे फैक्टर फॉर्म बोलते हैं। और इंटीजर के पास ऐसे मल्टीपल फैक्टर फॉर्म हो सकते हैं। इनमें एक फैक्टर फॉर्म हमेशा ऐसा होता है जिसमें सारे फैक्टर्स प्राइम नंबर्स होते हैं एंड इस स्पेसिफिक फॉर्म को प्राइम फैक्टर फॉर्म बोला जाता है। मैथमेटिक्स में हम सारे इंटीजर्स को इस फॉर्म में लिख सकते हैं और जब भी ये फैक्टर्स रिपीटेड होते हैं तब हम इन्हें पावर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इस प्राइम फैक्टर फॉर्म का यूज होता है एलसीएम एंड एचसीएफ को निकालने के लिए। तो चलो फिर इसे भी समझते हैं। देखो, एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल एंड एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। बट इसका मतलब क्या है? देखो, किसी भी 2 गिवन नंबर्स के लिए कुछ नंबर्स ऐसे होंगे जिसको ये दोनों नंबर्स डिवाइड कर सकते हैं और कुछ नंबर्स ऐसे भी होंगे जो इन दोनों को डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे एलसीएम वो नंबर है जो सबसे छोटा है एंड दोनों से डिवाइड होता है, और एचसीएफ वो नंबर है जो सबसे बड़ा है एंड दोनों को डिवाइड कर सकता है। यही है कॉन्सेप्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। नाउ तुम इन नंबर्स को रैंडमली गेस नहीं कर सकते, इसीलिए इसे फाइंड करने का एक मेथड है। चलो इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर मैं 2 नंबर्स लूं और इन्हें प्राइम फैक्टर फॉर्म में लिखूं तो हम इनसे एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ध्यान दो, देखो एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। बेसिकली हमें इन 2 नंबर्स के कॉमन फैक्टर को फाइंड करना है और उनके प्रोडक्ट को लिख लेना है, यही एचसीएफ कहलाता है। और एलसीएम की बात करें तो जो बचे हुए अनकॉमन फैक्टर्स है उन्हें एचसीएफ के साथ मल्टीप्लाई करना है, इससे हमें एलसीएम मिलता है। आई रिपीट, पहले 2 नंबर्स को प्राइम फैक्टर फॉर्म में लिख लेना है, उसके कॉमन फैक्टर के प्रोडक्ट से हमें एचसीएफ मिलेगा एंड अनकॉमन फैक्टर के प्रोडक्ट को अगर एचसीएफ से मल्टीप्लाई करें तो हमें एलसीएम मिलेगा। दैट्स इट। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड सेकंड कंसेप्ट, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, जिसका वेटेज है 2 से 4 मार्क्स। इसमें 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। पहला है फाइंड जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल एंड दूसरा है फाइंड एबीसी इफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल आर गिवन। चलो अब इसके कंसेप्ट को समझते हैं। देखो, ये जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल बोलना बहुत कंफ्यूजिंग है, इसीलिए हम इसे रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल बोलेंगे। देखो, मैथ्स में हर डायग्राम या फिर फिगर एक इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती है एंड ये जो कर्व तुम देख रहे हो ये बेसिकली पॉलिनोमियल इक्वेशंस है, जिसकी जनरल फॉर्म कुछ ऐसी दिखाई देती है। वैसे देखा जाए तो कर्व पे इनफाइनाइट पॉइंट हो सकते हैं, बट सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट्स वो होते हैं जो एक्स एक्सिस के साथ इंटरसेक्शन से बनते हैं। इन्हें हम रूट्स बोलते हैं। ये स्पेशल इसलिए है क्योंकि इन पॉइंट्स पे y कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 होती है और इसीलिए इसे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल भी बोलते हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4, इस इक्वेशन में अगर मैं x इक्वल्स टू 2 पुट करूं तो y की वैल्यू 0 आएगी। x इक्वल्स टू माइनस 2 पुट करूं तो अगेन y की वैल्यू 0 आएगी। इन 2 वैल्यूज को हम जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं, जो ग्राफिकली कुछ ऐसे दिखाई देते हैं। ध्यान रखना, पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है उतने या उससे कम उसके रूट्स हो सकते हैं। मींस अगर किसी पॉलिनोमियल की पावर 3 है तो उसके रूट्स कभी भी 3 से ज्यादा नहीं हो सकते। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल को फाइंड करने का बेस्ट मेथड होता है ऑप्शन को इक्वेशन में रख के सॉल्व करो। अगर तुम्हारा आंसर 0 आता है इट मींस वो एक जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है। अगर तुम्हें जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल गिवन है एंड तुम्हें कांस्टेंट्स की वैल्यू निकालनी है तो फिर तुम्हें इन्हें x से सब्ट्रैक्ट करके आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हो। इससे जो इक्वेशन आएगा उससे तुम्हें कांस्टेंट्स की वैल्यू मिल जाएंगी। काफी इजी है, राइट? अब समझते हैं थर्ड कंसेप्ट को, नेचर ऑफ रूट्स एंड डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस टॉपिक का वेटेज 3 से 4 मार्क का है एंड इसमें 2 टाइप से क्वेश्चन बहुत ज्यादा कॉमन है। पहला है नेचर ऑफ रूट्स को समझना एंड दूसरा है वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट को फाइंड करना। अब ध्यान दो,
देखो, जिस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर 2 होती है उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। अब ऑब्वियस सी बात है कि इसकी पावर 2 है, इट मीन्स इसके 2 या 2 से कम रूट्स हो सकते हैं। इसी से नेचर ऑफ रूट का कंसेप्ट आता है। अब ध्यान दो, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक यू शेप का पैराबोला होता है एंड रूट्स वो पॉइंट्स है जो एक्स एक्सिस के साथ इंटरसेक्शन बनाते हैं। जैसे इस केस में दोनों पॉइंट्स डिफरेंट पोजीशन पे है, इसीलिए इसे डिस्टिंक्ट रियल रूट्स बोलते हैं। अगर ये पैराबोला सिंगल पॉइंट पे टच करता है तो फिर यहाँ पे एक ही रूट होगा जिसे हम इक्वल रियल रूट्स बोलेंगे। और अगर ये पैराबोला एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट ही ना करें तो यहाँ पे 0 रूट्स होते हैं जिसे हम नो रियल रूट्स बोलते हैं। और यही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर ऑफ रूट का कंसेप्ट। इन शॉर्ट, तुम्हें पता करना है कि पैराबोला कौन से टाइप का होता है। नाउ किसी भी इक्वेशन को देख के तुम ये नहीं बता सकते कि ये पैराबोला कैसा होगा या फिर इसके रूट्स का नेचर क्या होगा। और इसी चीज को सिंप्लीफाई बनाता है कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हमें 3 कोफिशिएंट्स मिलते हैं, a, b एंड c। इनसे हम डिस्क्रिमिनेंट को निकाल सकते हैं जो होता है b² - 4ac। अगर ये 0 से बड़ा है देन हमारे रूट्स डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे। अगर ये 0 है तो हमारे रूट्स इक्वल रियल रूट्स होंगे। एंड अगर ये 0 से छोटा है देन कोई रियल रूट नहीं होगा। यही है डिस्क्रिमिनेंट एंड नेचर ऑफ रूट का छोटा सा कंसेप्ट। अब समझते हैं फोर्थ टॉपिक को, दैट इज सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी। इस टॉपिक का वेटेज 2 से 6 मार्क्स का है, सो ध्यान से देखना। इस टॉपिक पे 2 टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे फाइंड nth टर्म ऑफ एपी या फिर फाइंड सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी। चलो फिर इसके कंसेप्ट को समझते हैं। देखो, अगर मैं कहूँ कि 2, 4, 6, 8 एंड 10 के बाद क्या आएगा, देन तुम बोलोगे 12, 14 एंड 16, जो कि बिल्कुल सही है बिकॉज तुम्हें पता है कि इन सब में +2 का डिफरेंस है। ऐसी सीरीज को हम मैथमेटिक्स में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, जिनमें 2 टर्म्स के बीच का डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट होता है। चलो अभी इसे डीपली स्टडी करते हैं। देखो, इन सीरीज में एक स्पेसिफिक नंबर ऐड होता है जिससे हमें अगला नंबर मिलता है। इस स्पेसिफिक नंबर को हम मैथ्स में कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, जो कि स्मॉल d से डिनोट किया जाता है। इसके अलावा स्टार्टिंग के नंबर को a यानी फर्स्ट टर्म बोलते हैं, फिर सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ टर्म करते करते ये सीरीज लास्ट टर्म तक चली जाती है। अगर हमारा कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव है तो ये एक इंक्रीजिंग एपी होगी। अगर हमारा कॉमन डिफरेंस नेगेटिव है तो फिर ये एक डिक्रीजिंग एपी होगी। और अगर हमारा कॉमन डिफरेंस 0 है देन इसे कांस्टेंट एपी बोलते हैं। ये पूरा का पूरा फॉर्मूला बेस्ड टॉपिक है एंड इसमें सिर्फ 2 फॉर्मूलाज है, जिसमें पहला है nth टर्म ऑफ एपी एंड दूसरा है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी। जैसे फॉर एन एग्जांपल, तुम्हें इस सीरीज में 45th टर्म निकालनी है, देन तुम इस इक्वेशन में n की वैल्यू 45 रखो, इससे तुम्हें 45th टर्म मिल जाएगी। अगर तुम्हें फर्स्ट 50 टर्म्स का सम चाहिए देन इस फॉर्मूला में n = 50 रखो, इससे तुम्हें पहले 50 टर्म्स की सम मिल जाएंगी। इन दोनों फॉर्मूलाज में सम का फॉर्मूला थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अगर मैं इसमें 2a को a + a लिखूं तो ये सेम nth टर्म का फॉर्मूला बन जाएगा। इट मीन्स हम इससे n/2 a + an ऐसा भी लिख सकते हैं। कभी कभी हम an को l से भी डिनोट करते हैं, जो बेसिकली लास्ट टर्म को बोला जाता है। ये फॉर्मूला तुम तब यूज कर सकते हो जब तुम्हें सम निकालनी है एंड तुम्हें सिर्फ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ही मालूम है। यही था हमारा फोर्थ टॉपिक।